अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है मई जून 2023 पेपर 62। और इसमें अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, ये पेपर मुझे वैसे जनरली थोड़ा आसान लगा था, लेकिन हाँ, इसमें दो सवाल ऐसे थे जो कि थोड़े से रीजनिंग बेस्ड और टेक्निकल थे। ठीक है, और जिसकी वजह से इस पेपर का थोड़ा थ्रेशोल्ड भी हायर एंड पे था, यानी लोअर एंड पे था। तो आए जरा देखते हैं बेटा, इसमें ज्यादा डिले नहीं करते, क्वेश्चंस पे जंप करते हैं सीधा। अब जैसे कि बेटा आपका ये सवाल है, पहला पहला क्वेश्चन क्या है। इन अ सर्वे 200 रैंडमली चोजन स्टूडेंट्स फ्रॉम अ सर्टेन कॉलेज। बेटा सैंपल्स आपको दे दिए हैं, 200 हैं। ठीक है, फिर सेड दैट दे ओन्ड अ कार। बेटा 200 लोगों का सर्वे करा और हमें ये पता चला कि भाई वो लोग जो है कार ओन करते हैं। कैलकुलेट एन अप्रोक्सीमेट 93% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलेज हु ओन अ कार। अब बात पता है क्या बेटा, इन्होंने कह दिया कि 93% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाए आपके पास। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 93% कॉन्फिडेंस इंटरवल की, अब आप लोग क्या कह देंगे कि भाई अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल है 93%, 0.93, अगर हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, तो मुझे इतना समझ आता है कि भाई 7% रिमेनिंग हो जाएगा, यानी कि 7% डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3.5%। तो इन दोनों साइड की बेटा प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 0.035, 0.035। अब मैं अगर इस पूरे हिस्से से पीछे का एरिया निकालने की करूं कोशिश, पूरा इस पार्ट को अगर मैं निकालूं, तो ये क्या हो जाएगा, 0.93 प्लस 0.035। सही है, तो बेटा ये आपके पास क्या आ रहा है, 0.965। अब अगर मैं इसका बेटा फाइव इनवर्स ले लूं, तो मेरे पास इसकी जेड वैल्यू आ रही है 1.812। अच्छा बेटा, ये आप लोगों को जेड वैल्यू डेफिनेटली निकालनी आती है। इसमें अगर फिर भी किसी को कोई वो है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को, जिनके पास स्मार्ट कैलकुलेटर है ये क्लासेस वाला, तो बेटा आपने कुछ नहीं करना है, मेन्यू दबाना है, 7 दबाना है, इनवर्स नॉर्मल पे जाना है, विच इज 3। और बेटा आपने प्रोबेबिलिटी लिख दी 0.965। ऑटोमेटिकली आपके जेड वैल्यू आ जाएगी 1.812। सही है, 1.812 आ गया आपके वैल्यू। अब जैसी बेटा आपके सी वैल्यू आ गई 1.812, जेड वैल्यू आ गई है, तो अब आप लोग इतना जानते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस इंटरवल निकलता किस तरह से है। अगर आपसे कभी भी हम बात करें कॉन्फिडेंस इंटरवल की विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी, तो आप लोग क्या कर रहे होते हैं बेटा, टी एस प्लस माइनस जेड अंडर रूट ऑफ टी एस क्यू एस अपॉन एन एस सैंपल साइज। सही है। अब बेटा आपके जो पी एस है वो इन्होंने कहा था 23% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स का, तो ये हो जाएगा क्या, 0.23 प्लस माइनस 1.812 आया अंडर रूट ऑफ 0.23 इंटू 1 - 0.23 होता है बेटा 0.77, डिवाइड बाय आपके सैंपल साइज है 200 का। सही है, तो आपके पास बेटा मैक्सिमम और मिनिमम दोनों प्रोबेबिलिटीज आ गई कि भाई 93% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्या प्रोपोर्शन होगा लोगों का। सही है बेटा। अब जब ये बात हो जाती है, 3 नंबर आप लोगों को फ्री फंड के ही मिल गए। आई होप किसी भी बच्चे को बेटा इसमें कोई मसला नहीं है। सही है। अब इसके बाद हम लोग जरा कुछ चीजें और देख लेते हैं। बेटा आपसे यहाँ पे क्या कह दिया, a random variable w has a Poisson distribution, state the relationship between expected value of w and variance of w। ये बात मैं आप लोगों को बेटा पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि भाई जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, तो आप लोगों ने फौरन से क्या कहना है कि भाई हमारे पास एक्सपेक्टेड मीन और वेरियंस दोनों सेम होते हैं फॉर पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन न्यूमेरिकली। फिर मैं वही वाली बात कहूंगा, मेरी रिकॉर्डिंग्स के अंदर इसकी रीजनिंग मौजूद है। अब बेटा आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस आ गई, भाई दोनों बराबर हैं, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप मांग रहा था। सही है। फिर उसके बाद द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा एक्स का वो बायनोमियली डिस्ट्रीब्यूट करा है एन कॉमा पी। ज्योति विशेस टू यूज अ पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन। भाई पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल से पोसॉन जाना है हमने। ठीक है भाई, as an approximate distribution for x. Okay, no problem. Use a formula for expected value and variance to explain why it is necessary for p to be close to 0 for this reasonable approximation. बेटा आप लोगों को मैंने बताया था कि आपके पास बेटा अगर np
और एन क्यू दोनों ग्रेटर देन 5 हो, तो आप बायनॉमियल से जाते हो नॉर्मल की तरफ, आप बायनॉमियल से जाते हो नॉर्मल और कंटिन्यूटी करेक्शन पे लगाते हो। लेकिन अगर बेटा आपका एनपी लेस देन 15 हो, एनपी अगर आपका बेटा लेस देन 15 हो, तो आप जाते हो पोसों की तरफ। सही है। अब बातें इन्होंने कही हैं कि भाई आपको रीजनेबल वो एविडेंस देना है कि भाई यूज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर पी टू बी क्लोज टू जीरो फॉर दिस रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन। आपको पता है बेटा बायनॉमियल क्या होता है, एन कॉमा पी। पोसॉन क्या होता है, एन पी। एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है एन पी, वेरियंस यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरियंस होती है दोनों बराबर, यानी कि एनपी और एनपी क्यू दोनों बराबर होता है। तो अगर फर्ज करो मैं आपसे कह दूं एनपी इज इक्वल टू एनपी क्यू, अगर मैं आपसे कह दूं ना बेटा एनपी इज इक्वल टू एनपी क्यू, इसलिए इन्होंने ऊपर फॉर्मूला आपसे प्रूव करवाया था। आप कह दोगे यार एनपी एनपी कैंसिल हो गया यार, वन इज इक्वल टू क्यू। सही है, क्यू की जगह आप लोग क्या लिख देंगे, वन माइनस पी। तो बेटा आपके पास पी क्या हो जाएगा, इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। मैंने कहा था ना कि बेटा ये कभी कभार दे देते हैं रीजनिंग वाले, मैथमेटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, ये एक ऐसा एग्जांपल है। ठीक है। फिर उसके बाद गिवन दैट y हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है y की, लेकिन आप देखो p कितना छोटा है, ये p है और ये n है। सही है। यूज अ पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट एन एस्टिमेट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग ग्रेटर देन 2। तो भाई पहली बात ये कि आप बायनॉमियल से पोसॉन जा रहे हो, क्यों, क्योंकि भाई एक तो सैंपल साइज बड़ा है लेकिन p बहुत छोटा है। तो मैं अगर इसका p निकालूं तो बेटा 20,000 इंटू 0.1234, तो बेटा आपके से वैल्यू आ रही है 1.4, लैम्डा आ गया आपके पास 1.4। अब इन्होंने क्या कह दिया यार, y बीइंग ग्रेटर देन 2। अब मसला ये है बेटा ग्रेटर देन के लिए तो ये वैलिड ही नहीं है ना। तो भाई अगर मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग ग्रेटर देन 2, मैं इसको निकाल सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग लेस देन और इक्वल टू 2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस y बीइंग लेस देन और इक्वल टू 0, 2 में क्या है, y बीइंग इक्वल टू 0 प्लस y बीइंग इक्वल टू 1 प्लस y बीइंग इक्वल टू 2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा। सही है। 1 प्लस 1.4 प्लस 1.4 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो बेटा आपके से सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 0.167। एंड इस वाले सवाल में आज सच कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है मुझे जहां तक लगता है। ठीक है। लेकिन अगर आप में से बेटा किसी बच्चे को कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हो मैसेज में, लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसे किसी सवाल में आप लोगों को इशू होगा। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हम लोग कुछ बातें और देख लेते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, द masses in kilogram of newborn babies in country A are represented by a random variable x with mean mu and variance sigma square। ठीक है भाई। The masses of a random sample of 500 newborn babies in this country were found and the results are summarized। बेटा 500 बच्चे, 500 बच्चों के मासेस का सम, 500 बच्चों के मासेस के स्क्वायर का सम सब दे दिया। इन्होंने क्या दिया, अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ मीन निकालो। भाई अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ मीन क्या आएगा, सैंपल मीन यानी कि 1625 डिवाइडेड बाय 500 विच इज व्हाट 3.25 केजी। ओके, हैवी बच्चे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये इसकी आपको वेरिएंस चाहिए। बेटा वेरिएंस का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था n अपॉन n माइनस वन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस सैंपल मीन का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 500 अपॉन 499, 5663.5 अपॉन 500 माइनस 3.25 का स्क्वायर। तो बेटे वेरिएंस भी आपके पास कितनी आ रही है, 0.766। चलो भाई ये 3 नंबर भी आ गए आपके पास, इसमें भी किसी भी बच्चे को कोई मसला नहीं होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। ठीक है।
अब जब हमारी ये वाली बातें हो जाती हैं, सही है, अब हम लोग देखते हैं अगला सब पार्ट क्या है इसका। अब आई ना काम की बात। A researcher wishes to test whether this mean mass of newborn babies in the neighboring country B is different that in country A. बेटा different की बात हो रही है। He chooses a random sample of 60 newborn babies, sample size of different है भाई, in country B, and finds that their sample mean is 2.95. ठीक है, अब sample mean 2.95 है, पिछले का 3.25 था। Assume that your unbiased estimate in part A are the correct values of mean and variance. Assume also that the variance of the mean mass of newborn babies in country B is as same as country A. भाई यहाँ पे carry out the test at 1% significance level. अब बात क्या है, जरा इस चीज को हम लोग थोड़ा सा सुकून से सोचते हैं। देखो, हमने कंट्री ए के अंदर मीन मास निकाला 3.25। अब जो एक और रिसर्चर है वो कंट्री बी के बारे में बात जब कर रहा है, उसने सिर्फ सैंपल लिया 60 लोगों का और उसने कह दिया कि जो इसका सैंपल मीन आया वो आया 2.95। अच्छा, अब इस बंदे का कहना ये है कि भाई इनका जो टेस्ट करो सिग्निफिकेंस लेवल 1% का, कि एज्यूम दैट द वेरिएंस, कि भाई ये चीज किस हद तक सच है या किस हद तक सच नहीं है, क्योंकि इसने क्या कहा है कि भाई कंट्री बी का डिफरेंट है, मोर देन या ग्रेटर देन नहीं कहा है, डिफरेंट का वर्ड यूज करा है। तो आप लोग कहोगे क्या, देखो हमारा नल हाइपोथेसिस तो ये कह रहा है कि मीन होगा 3.25। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि मीन इज नॉट इक्वल टू 2.5। अब नॉट इक्वल टू क्यों करा, क्योंकि इसने डिफरेंट कहा है, लेस देन और ग्रेटर देन नहीं कहा है। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा 1% सिग्निफिकेंस लेवल है, तो हम लोग अगर इसका बेल कर्व बनाएंगे तो हम लोग ये बात कह देंगे कि यार 99% ये है, बाकी 1% जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5%, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0.5%। यहाँ पे हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, बाकी जगह पे नल हाइपोथेसिस होगा, क्योंकि इसने 1% सिग्निफिकेंस लेवल का है। अब बात ये होती है कि भाई हम यहाँ पे इसकी जेड वैल्यू निकालेंगे। अस्मा पूछी कि 3.25 मेंशन्ड है, मेरा बच्चा पिछले पार्ट में आपने निकाला है 3.25, बेटा इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस पार्ट ना। अब जब ये बात हो गई हमारे पास, तो हम लोगों ने फौरन से क्या बात कह देनी है कि भाई देखो, अब यहाँ पे जेड वैल्यू निकालो, तो बेटा यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी यार, 0.9 प्लस 0.005, इससे पूरा पीछे का एरिया। तो बेटा जेड वैल्यू टर्न आउट टू बी 2.567, ये तो आपने निकाल ली। अब बात ये है कि टेस्ट स्टेटिस्टिक की वजह से, टेस्ट स्टेटिस्टिक की अगर हम वैल्यू निकालें, टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स बार माइनस मीन अपॉन, सॉरी, तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स बार आपके पास क्या है 2.95, ये है 3.25 अपॉन, बेटा इसकी जो वेरिएंस है वो हमें पिछले वाले में हमने निकाली थी यार, कितनी थी, 0.766। सही है, आपने यहाँ पे क्या रख दिया 0.766 डिवाइड बाय सैंपल मीन। अब जो हमारी देखो बेटा जेड वैल्यू है वो क्या आ रही है 2.655, और नेगेटिव में आ रही है 2.655 माइनस 2.655, कहाँ पे आ रही है भाई, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में आ रही है। तो हम लोग क्या ये बात कर सकते हैं, वी हैव सफिशिएंट एविडेंस to prove that there the mass of the newborn babies in country B is different from the mass in country A। क्योंकि बेटा देखो ना, हमारी जो टेस्ट स्टेटिस्टिक की जो वैल्यू है जेड की टेस्ट वैल्यू ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के रीजन में आ रही है, तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा नल हाइपोथेसिस और 1% सिग्निफिकेंस टेस्ट पे। देख लें बेटा, मैंने यही लिखा है, -2.655 is less than -2.576, reject H naught null hypothesis, there is evidence that the mean mass in country B is different from country A। ये बात आपने सीधी सीधी लिख दी। अब बेटा इसका मैं आप लोगों के आगे बेटा डिस्कस करता हूँ अगला क्वेश्चन,
अच्छा, ये भी एक वही वाली बात है, मैंने कहा था ना आप लोगों से स्टार्टिंग में कि ये वाला पेपर इन्होंने थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड दिया, इसलिए मैं इतनी लंबी चौड़ी आप लोगों को थ्योरी लिखवाता रहा था। द नंबर x of books received at a charity shop has a constant mean of 5.1 per day। ठीक है भाई, चैरिटी शॉप पे कांस्टेंट मीन है 5.1 बुक्स आएंगी हर दिन। स्टेट इन कॉन्टेक्स्ट वन कंडीशन फॉर x टू बी मॉडल्ड बाय अ पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो इन्होंने एक कंडीशन मांगी है, आप लोगों को इतना पता है कि भाई पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन कब लगती है, जब भी बेटा आप लोगों के पास कोई भी जो बुक्स आ रही हैं ये इंडिपेंडेंटली आ रही हो ऑफ द प्रीवियस डे, पहली बात। सेकंड बात कि एक एक करके आ रही हो बुक्स। थर्ड बात कि ये रैंडमली एक ऑर्डर हो और ये फिक्स होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद assume now that x can be modeled by a Poisson distribution, find the probability that exactly 10 books are received in a 3-day period। हाँ बेटा, कांस्टेंट मीन भी एक कंडीशन ही होगी आदल, सही है। अब खैर, लेकिन वो बेटा लिखा हुआ है ना इन्होंने ऑलरेडी कांस्टेंट मीन, उसके अलावा पूछ रहे हैं, इसलिए बेटा ने यहाँ पे कांस्टेंट मीन नहीं बोला। खैर, अब बेटा बात सुने, इन्होंने कह दिया अब आप मॉडल कर रहे हैं 3-डे पीरियड में 10 बुक्स आए। देखो अगर एक दिन का है 5.1, एक दिन का है 5.1, तो बेटा 3 डे का क्या हो जाएगा 15.3। और इन्होंने कहा एग्जैक्टली 10 बुक्स आए, सही है। तो बेटा आप लोगों को मैंने बताया था ना इसका फॉर्मूला, x being equal to r e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, सही है। तो आपने क्या कर दिया, e की पावर माइनस 15.3, 15.3 रेज़ टू पावर 10 डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल, प्रोबेबिलिटी आ गई सीधी सीधी। फिर इन्होंने क्या कह दिया, यूज अ सुटेबल अप्रोक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन to find the probability that more than 180 books are received in a 30-day period। भैया बात पता है क्या, 30-डे पीरियड हो गया। तो पहली बात तो ये, अब तो लैम्डा क्या हो जाएगा भाई 30, यानी कि अगर मैं 30 डे की बात करूं, एक दिन में अगर 5.1 है तो 30 डेज में 30 इंटू 5.1 हो जाएगा 153। बेटा लैम्डा इज व्हाट 153। अब बात क्या है कि बेटा अगर लैम्डा कभी भी इतना बड़ा हो जाए तो आप पोसॉन तो नहीं यूज कर सकते। ऊपर से इन्होंने मांगा भी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग ग्रेटर देन 180। तो मेरे जहन में अब कुछ बातें आती हैं कि भाई देखो लैम्डा इतना बड़ा हो गया है, तो हम लोग कुछ इस तरह की बात कर देते हैं कि हम अपने इसी डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो बात यह है कि जब लैम्डा बड़ा हो जाता है 15 से ज्यादा यूजुअली, तो हम लोग कोसों से नॉर्मल की तरफ मूव हो जाते हैं। अब जब मैं नॉर्मल की तरफ जाऊंगा तो हम लोग उसे कहते थे सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अच्छा, जब भी आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाते हो तो आप लोग क्या कहते हैं, मीन और वेरिएंस सेम है। मीन आया अगर 153 तो वेरिएंस भी आएगी 153। अब मोर देन 180 का है ना, तो बेटा आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा कंटिन्यूटी करेक्शन। भाई डिस्क्रीट डेटा है ना, आप उसे कंटिन्यूस कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूटी करेक्शन लगाना पड़ेगा। कंटिन्यूटी करेक्शन में हम प्लस माइनस 0.5 कर रहे होते हैं। ग्रेटर देन के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं, सही है। ग्रेटर देन के लिए हम लोग प्लस करते हैं 180.5। चलो यार, जब ये हो गया तो हम इसकी निकालेंगे भाई जेड वैल्यू। जेड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस पे कोई ना कोई जेड वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आई 2.223। ठीक है, इससे आगे का अगर एरिया चाहिए ये तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे, 1 माइनस 5 और 2.223। तो बेटा ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन ही था। चलें, आए अब, ये इस सवाल में बस ये दो चीजें, ये वाली जो चीज थी ना, मैं चाहता था कि बच्चे ये चीज समझें, थ्योरी वाली बात। फिर इन्होंने अच्छा इसका आगे भी एक पार्ट दिया है, ओके गुड। द नंबर ऑफ डीवीडीज रिसीव्ड at the same shop is modeled by an independent Poisson distribution with mean 2.5 per day। ठीक है यार, कोई मसला नहीं है। नंबर ऑफ डीवीडीज की अब बात हो रही है, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स एंड डीवीडीज, यानी कि दोनों को इंक्लूड कर दिया हमने, दैट आर रिसीव्ड एट द शॉप इन 1 डे इज मोर देन 3।
अब बात पता है क्या है बेटा, इन वन डे इज मोर देन, दोनों को आपने देखना है। एक का बुक्स का है लैम्डा और एक है डीवीडीज का लैम्डा। इन्होंने कहा है कि दोनों का जो टोटल है वो मोर देन 3 हो। तो पहली बात ये कि हम लोग नया लैम्डा निकालेंगे। न्यू लैम्डा क्या होगा, लैम्डा ऑफ बुक्स प्लस लैम्डा ऑफ डीवीडीज। लैम्डा ऑफ बुक्स का 5.1, लैम्डा ऑफ डीवीडीज है 2.5, तो बेटा ये आ जाएगा 7.6। सही है। अब इन्होंने कहा है टोटल, टोटल की प्रोबेबिलिटी ना, तो अगर मैं टोटल को बेटा पोसॉनली डिस्ट्रीब्यूट करूं, ये आ जाएगा 7.6। अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल बीइंग मोर देन 3, मोर देन 3 क्या हो जाएगा, 1 माइनस टोटल बीइंग लेस देन और इक्वल टू 3। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस 7.6, 1 प्लस 7.6 प्लस 7.6 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 7.6 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। बेटा यहाँ पे आपका सीधा सीधा आंसर भी आ गया प्रोबेबिलिटी का। ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा फिर आगे चलते हैं। द टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y हैव इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है भाई। अ रैंडम वेरिएबल ऑफ ईच वेरिएबल इज टेकन, हर एक वेरिएबल का रैंडम वेरिएबल ले लिया, रैंडम वैल्यू ली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू वैल्यूज डिफर बाय मोर देन 2, दोनों का डिफरेंस मोर देन 2 हो, यानी कि x माइनस वाई इज मोर देन 2। अब बेटा मोर देन 2 में ये y माइनस एक्स भी हो सकता है, चलो इसे मॉडुलस कर देते हैं। ठीक है बेटा। बेटा x माइनस, अच्छा अगर बेटा मैं देखूं x माइनस वाई ग्रेटर देन 2 बोला है या y माइनस एक्स भी ग्रेटर देन 2 हो जाए, सही है। तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि यार मुझे इन दोनों का कंबाइन वो चाहिए होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। कंबाइन एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस 6 विच इज 1। अच्छा जब दो वेरिएबल्स आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन बेटा आप हमेशा उनकी वेरिएंसेस आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो वेरिएंस क्या हो जाएगी, 3 प्लस 2 5। तो हमारा डेटा क्या हो गया, 1,5। तो अगर मैंने इसको कह दिया x माइनस फाइव इज ग्रेटर देन 2, तो बेटा ये लेस देन 2 भी हो सकता है और लेस देन माइनस 2 भी हो सकता है। मानते हैं बात। तो बेटा मुझे इन दोनों की अगर प्रोबेबिलिटीज चाहिए, सही है। बेटा डिफर बाय मोर देन 2 का है ना, देखो x माइनस फाइव तो ये रहा, जो कि हमारा मीन क्या आया था, 1। सही है। अब मोर देन 2 का क्या मतलब है कि भाई 1 प्लस 2, 1 माइनस 2। बेटा आप लोग इनकी आगे पीछे की वैल्यूज निकाल सकते हैं, सही है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या हुई, एक जेड वैल्यू हो गई बेटा 2 और एक हो गई -2, जेड वैल्यू पे एक्स वैल्यू। अब इनकी मैं जब जेड वैल्यूज निकालूंगा वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई √5 -2 माइनस 1 डिवाइड बाई √5, जेड वैल्यू आ जाएगी। उस पर आपने करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल ली दोनों को ऐड करके। इसमें भी बेटा आई होप किसी को कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सवाल हमने पहले भी करे हुए हैं। चले परफेक्ट है। फिर उसके बाद इन्होंने अब क्या कह दिया है, ईच कैंडिडेट ओवरऑल स्कोर इन अ साइंस टेस्ट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। हर एक कैंडिडेट का ओवरऑल टेस्ट किसी भी साइंस के टेस्ट में ऐसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। द मार्क फॉर थ्योरी इज डिनोटेड बाय टी, ठीक है, थ्योरी के मार्क से लोग जो है डिनोट करते हैं टी से। द मार्क फॉर प्रैक्टिकल इज डिनोटेड बाय पी एंड द ओवरऑल स्कोर इज गिवन बाय टी प्लस 1.5 पी। ओके ये बेटा 1.5 हमारे पास टेक्निकली मल्टीपल हो गया है। द वेरिएबल टी एंड पी आर एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट विद डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए टी और पी को। यू शुड एज्यूम दैट नो कंटिन्यूटी करेक्शन आर नीडेड व्हेन यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा अगर ये लोग नहीं भी कहते ना, तब भी आप कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं यूज करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई ऑलरेडी डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें कंटिन्यूटी करेक्शन की जरूरत ही नहीं है। अब पहली बात, a pass is awarded to candidates whose overall score is at least, overall score O कह देता हूँ, is greater than or equal to 90। और O कैसे आ रहा है बेटा,
t प्लस 1.5 t। तो अगर मुझे चाहिए बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ओ, वो क्या आएगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी क्या थी? 62। और फिर ये हो जाएगी बेटा 1.5 इंटू 42। तो बेटा एक्सपेक्टेड काउंट क्या आ रहा है? 125 का आ रहा है। फिर अगर मैं बात करूं बेटा वेरिएंस की, वेरिएंस ऑफ ओ, वो क्या आ जाएगी बेटा? दोनों की वेरिएंसेस ऐड होंगी, यानी कि वेरिएंस ऑफ टी प्लस 1.5 का स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ टी। वेरिएंस ऑफ टी क्या थी हमारे पास बेटा? 158। और बेटा ये क्या थी? 1.5 का स्क्वायर इंटू 108। तो बेटा ये क्या आ रही है? 401। तो अब जो मेरा बेटा डेटा है वो नॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया 125 कॉमा 401। और इन्होंने कह दिया ये इवेंट हमारा एटलीस्ट या मोर देन 90 है। तो अब इसकी वही x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, z वैल्यू आ गई, इससे आगे का एरिया चाहिए इन्हें। बेटा ये प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? 0.960 आ गई है। और बेटा इसके बाद अगला कमेंट ऑन द assumption दैट वेरिएबल्स t एंड p आर इंडिपेंडेंट। बेटा हमारी assumption है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई किसी बंदे का जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल है वो इंडिपेंडेंट हो? देखो बेटा मेरी बात सुने, अब अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ने वाला, सही है, तो वो थ्योरी में भी फारिग होगा, प्रैक्टिकल में भी फारिग ही होगा, सही है। तो बेटा ये कैसे हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंट हो? ये दोनों डिपेंडेंट है, सही है। जो बच्चा थ्योरी में फारिग है वो प्रैक्टिकल में भी फारिग होगा, सही है। तो हमने क्या कह दिया? अनलाइकली अ कैंडिडेट हु स्कोर वेल इन थ्योरी यूजुअली विल बी डूइंग वेल इन प्रैक्टिकल। ठीक है मेरा बच्चा, कोई मसला नहीं। तो बेटा हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें हो रही हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड कंप्लीट्स एन ऑनलाइन एक्सरसाइज कॉल्ड मैथलेट, एक्सरसाइज में अजीब से ही नाम किया, दे माइट बी अवॉर्डेड अ मेडल। ओके, the publishers claim that the probability that a randomly chosen child who completes a mathlet will be awarded a medal is 1/3। ठीक है भाई, जो भी कोई भी बच्चा अगर कंप्लीट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। ओके, आशा वांट्स टू टेस्ट दिस क्लेम। आशा को अब ये इसको टेस्ट करना है ना, हाइपोथेसिस आ गया। शी डिसाइड्स इफ शी इज अवॉर्डेड नो मेडल्स while completing 10 mathletes, she will conclude that the true probability is less than 1/3। यानी कि इसका टेस्ट कब होगा? जब लेस देन 1/3 हो। तो यहाँ पे बात ये हो गई कि हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या है कि भाई प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है? प्रोबेबिलिटी लेस देन 1/3 हो। ये हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। इन्होंने क्या कह दिया है? यूज द प्रोबेबिलिटी यूज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप 1 एरर। भाई अगर हम लोग बात करते हैं टाइप 1 एरर की, बेटा टाइप 1 एरर हम लोगों का कब होता है? जब हम लोग बेटा रिजेक्ट, अच्छा पहली बात तो ये समझो टाइप 1 एरर क्या है। बेटा टाइप 1 एरर में हम लोग रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को ऑल्दो इट्स ट्रू। ठीक है, यानी कि नल हाइपोथेसिस ट्रू हो रहा होता है लेकिन आप उसे रिजेक्ट कर रहे होते हो, सही है। अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई रिजेक्शन का तो क्या मतलब है कि इसको अगर बंदी को कोई मेडल ही नहीं मिला तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो यानी कि आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग इक्वल टू 0। अच्छा बेटा टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी वही होती है जो भी आपकी नल नल हाइपोथेसिस की, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी आ रही हो। तो आप लोग फौरन से क्या बात करोगे? आप कह दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग इक्वल टू 0 एन है और 1/3 है, यानी कि एक भी मेडल नहीं मिला। तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.0173।
यानी कि टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है क्या आ रही है आपके 0.0173। यानी कि इस बेसिस पे बंदी रिजेक्ट कर रही है ना आपके नल हाइपोथेसिस को। यानी कि क्या है, ये लेस देन है 1/3 की प्रोबेबिलिटी। याद रखना बेटा, टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब भी आपका रिजेक्शन रीजन में आ जाए। ठीक है, ये बात हम लोग कई क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। खैर, अब इन्होंने क्या कह दिया है, द ट्रू प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अवॉर्डेड अ मेडल इज डिनोटेड बाय पी। अब भाई जो ट्रू प्रोबेबिलिटी है ना, वो डिनोट हो रही है पी से। गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप 2 एरर इज 0.8926। अब बेटा इन्होंने बता दिया है कि टाइप 2 एरर की क्या प्रोबेबिलिटी। पहले तो हमें ये समझना होगा भाई टाइप 2 एरर क्या है। टाइप 2 एरर में बेसिकली आप लोग एक्सेप्ट कर रहे होते हो नल हाइपोथेसिस को, ऑल्दो इट्स फॉल्स। सही है, नल हाइपोथेसिस को आप हमेशा एक्सेप्ट करते हो बेटा टाइप 2 एरर में। और इस चीज की इन्होंने प्रोबेबिलिटी क्या दे दी है भाई, 0.8926। अब बात ये है कि भाई अगर फर्ज करो हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि मोर देन जीरो जो है आपके पास इसने कंप्लीट करे होंगे, मोर देन जीरो कंप्लीट करे होंगे। तो भाई मोर देन जीरो की हमारे पास प्रोबेबिलिटी अगर हमें चाहिए, तो वो क्या आ रही है, बायनॉमिनली डिस्ट्रीब्यूटेड 10, p। सही है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ x being इक्वल टू 0। तो ये क्या आ रही है, 0.8926 के बराबर आनी चाहिए। सही है, अगर बेटा हमारे पास एरर है टाइप 2, तो बेटा 0.8926 के जब ये बराबर आया, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 0.2 आ गई है। यानी कि ट्रू वैल्यू क्या होगी, 0.2, इफ टाइप 2 एरर है। क्लियर है बेटा ये बात आप लोगों को। हाँ बेटा 1/10 होनी चाहिए। बेटा सॉल्व ऐसे ही करा है वैसे, लेकिन मैंने, ठीक है बेटा, ये तो वो है ना, लेकिन कैलकुलेशन तो इसी तरह से होगी 107 को। हाँ बेटा ये 0.1 ही है, मैंने रखा यही है। ठीक है, चलो। अब बेटा ये हमारे पास टी की भी वैल्यू आ गई जब टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी गिवन थी। ठीक है, अब उसके बाद देखो बेटा, सीआरवी के रिसेंटली क्वेश्चंस आने लग गए हैं। पिछले पेपर में आई गेस जो हमने डिस्कस करा था, उसमें सीआरवी का एक अच्छा सवाल था जिसमें वो सेमी सर्कल और वो कुछ काम था ना। अब अच्छे सवाल आ रहे हैं सीआरवी के। द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f of a random variable x which takes the values between 0 and 4 only। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको सीआरवी कह रहा हूँ तो इसका पूरे का एरिया 1 होना चाहिए। सही है, ये कह रहे हैं कि अब बातें जरा सुनो इनकी। भाई ये अगर 4 है, हाफ इंटू 4 इंटू वाई शुड बी इक्वल टू 1। 2y इज इक्वल टू 1। बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। y की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। यानी कि भाई जब x की वैल्यू 4 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है हाफ, तो बेटा एक पॉइंट हो गया हमारा 0 0, एक पॉइंट हो गया 4, हाफ। ये कह रहे हैं फंक्शन एफ ऑफ इज इक्वल टू के एक्स लिखो। अरे यार इसका आप ग्रेडियंट निकाल लो। ग्रेडियंट क्या होता है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। बेटे आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 1/8x। एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, 1/8x। सिंपल स्ट्रेट लाइन है ना। फिर इन्होंने कह दिया हेंस और अदरवाइज एक्सपेक्टेड वैल्यू। अरे भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर देंगे यार, 1/8 और 4 से 0, सही है, इंटू एक्स डॉट डी एक्स। अच्छा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, चलो भाई मैं फिर से लिख देता हूँ। बेटा देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है 4 0 एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 4 0 एक्स डॉट x/8 डॉट डी एक्स। बेटा 1/8 बाहर फेंक दिया मैंने, एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स
40। तो बेटा ये क्या आ जाएगी 1/8 x³ अपॉन 3 40। अब आएगा इस किसी को कोई मसला नहीं होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी 2.67। जब आपके पास बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, अब क्या बात हो रही है, द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन g। अब एक नया फंक्शन है g ऑफ अ रैंडम वेरिएबल w। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। which takes the values between 0 and a only। ठीक है, कोई मसला नहीं है। where a is greater than 0, मानते हैं हम लोग। between these two values the graph is a straight line। okay, ये भी मान लिया हमने बातें। given that the median of w is 1। अच्छा, अब बेटा अगर मीडियन 1 है, डेफिनेटली ये थोड़ा सा इस तरफ एरिया ये 1 हो, तो मैं ये बात कह सकता हूँ यार, w being less than 1 is 0.5। मानते हैं बात, 1 से पीछे का एरिया 0.5 है। अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि भाई इस वक्त ये तो 1 है, ये हाइट, ये ट्रेपीजियम बन रहा है, एक हाइट को मैं वाई एस कह देता हूँ और एक वाई बी कह देता हूँ, तो बेटा एरिया तो 1 है ना यार। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये पूरा एरिया 1 है, तो वाई भी आ गया 2/a। और फिर बेटा अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इसका भी एरिया क्या होगा, 0.5 होगा। अगर ये 0.5 है, मीडियन है ना 1, और ये भी कोई 0.5 होगा, तो मैं इसे भी कह सकता हूँ छोटे वाले ट्राइंगल को हाफ इंटू बेस, बेस को हमने क्या लिख दिया a-1 इंटू हाइट वाई एस लिख दी। तो बेटा आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, सही है। जैसे ही आपके पास बेटा इक्वेशन आ गई, एक्स की जगह a-1 और y की जगह आपने क्या लिख दिया 2 इंटू a-1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, दिस शुड बी इक्वल टू हाफ, ये हाफ और ये हाफ तो कट गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो बेटा एक ही वैल्यू आ रही है 0.586, जो कि हो नहीं सकती, क्योंकि देखो ना, जब यहीं पे 1 है तो ए कहाँ से 0.586 होगा, बड़ी वाली वैल्यू होगी। तो ए की वैल्यू आपने कौन सी सेलेक्ट करी, 3.41, सही है। अब जब बेटा आपने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर ली 3.41, बस यही इसका आंसर होगा। 3 नंबर दे दिए। किसी को कोई मसला है? अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये वाली वैल्यू कहाँ से, अरे भाई ये तो रेशियो ऑफ ग्रेडियंट से आ गई ना, ग्रेडियंट के भी रेशियो से निकाल सकते हो, रेशियो ऑफ ट्राइंगल से भी निकाल लो, क्योंकि बेटा ये ट्राइंगल तो आपके पास वो है ना, कॉन्ग्रुएंट है, सही है। वैसे मैं ग्रेडियंट से निकाल लूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, अब कुछ बातें, अच्छा यहाँ पे खत्म भी हो गया पेपर। तो बेटा ये था हमारा मई जून 2023 का पेपर 62, सही है। ये पेपर थोड़ा सा रीजनिंग वाला लॉजिकल था, मुझे इसलिए पसंद आया था। आई होप आप लोगों को भी इक्वली पसंद आया होगा।